नमस्कार। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी के साथ आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर को डिस्कस करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ, और क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हमारा ये प्यारा सा उदय बैच हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। अब हमारे इस उदय बैच के अंदर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग आप सभी के साथ सामाजिक अध्ययन यानी ये जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमारा इस चैप्टर का क्या होने वाला है दोस्तों, आज अपन लोग अपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 को और उसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 2 को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड तरीके से पढ़कर आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप लोग पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लें ताकि आपके लिए इस लेक्चर नंबर 3 को समझना बहुत ही आसान हो सके। ठीक है, चलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ये जो चैप्टर है दोस्तों नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये जो हमारा चैप्टर है ये आपको कहां पर दिखता है दोस्तों, ये चैप्टर आपको इतिहास के अंतर्गत देखने को मिलता है। हमारा जो इतिहास वाला भाग है ना, हिस्ट्री वाला भाग, वहां हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे तरीके के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि अपन लोग अपनी आज की इस क्लास में आखिर पढ़ेंगे क्या, किन किन चीज़ों को हमें अपनी आज की इस क्लास में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे नस्लवादी सरकार की स्थापना। आप सभी को पता है कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि जर्मनी के अंदर ये जो हिटलर की पार्टी थी जिसे हम लोग नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं, भैया जी ये जो नाजी पार्टी या फिर ये जो नाज़ी पार्टी थी ये किस प्रकार की विचारधारा को रखती थी, और इसने मुख्य तौर पर जर्मनी के अंदर एक प्रकार से यूटोपिया या फिर कल्पना लोक की बात की थी कि हमारे देश के अंदर सिर्फ स्वस्थ लोग होंगे, सिर्फ जो जर्मन नाडिक आर्यन से उन्हीं को रहने को दिया जाएगा। ये क्या थी और ये किस तरीके की सोच को रखते थे ये वो जानेंगे। उसी के साथ जर्मनी के लोगों में जो जर्मनी के युवा लोग थे, जो जर्मनी के अंदर आपको दिखता है कि यंग लोग थे, वो हिटलर के बारे में और हिटलर की पार्टी के बारे में क्या सोचते थे, क्या विचारधारा को रखते थे, वो पढ़ेंगे। उसी के साथ हिटलर माताओं के बारे में क्या सोच रखा करता था। हिटलर और हिटलर की पार्टी जो थी वो अपने यहाँ पर जो माताएं थी देश के अंदर उनके बारे में क्या सोच रखता था और वो माताओं से क्या अपेक्षा रखता था, उसको भी हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में जानने को डिस्कस करने का हमें मौका मिलेगा। उसी के साथ हिटलर किस तरीके से प्रचार करता था, खुद को क्या है पब्लिसिटी कराने के लिए, खुद की पब्लिसिटी कराने के लिए हिटलर किन किन हथकंडों को अपनाता था वो भी डिस्कस करेंगे। और हिटलर के द्वारा किया गया हॉलोकास्ट है ना, जिसे हम लोग महाध्वंस कहते हैं, यानी कि हिटलर ने बड़े स्तर पर जो यहूदी लोग थे उनको क्या किया था दोस्तों, आपको दिखता है कि उनको मारा था, उनको परेशान किया था, कैसे किया था और क्यों किया था, ये भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं जिसको अपन लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए दोस्तों लेट्स बिगिन द क्लास और डिस्कशन करते हैं, है ना। और डिस्कशन करें उससे पहले क्यों ना हम लोग क्विकली रिकैप कर लें। लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में हमने जितनी भी महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के सामने डिस्कस किया था उनको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हर एक बच्चे को चीज़ों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई जटिलता या फिर दुविधा नहीं रहे। लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए जी दोस्तों जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमने ये चैप्टर शुरू किया था दोस्तों एक घटना के साथ जो हमें होते हुए घटती है, और जिस घटना को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से पुकारते हैं। भैया जी ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये साल 1914 से साल 1918 तक चला, और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो साल 1914 से साल 1918 तक चला, दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत जबरदस्त तौर पर विध्वंस हुआ। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। एक तरफ हमें दिखता था जर्मनी, दूसरी तरफ हमें क्या दिखता था दोस्तों, दूसरी तरफ हमें जर्मनी का एक और साथी देश दिखता था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य हमें एक देश के तौर पर दिखा करता था। उसी के साथ हमें तीसरा देश भी दिखता था दोस्तों जिसे आप लोग किस नाम से पुकार रहे थे, जैसे हम लोग कहते थे ऑटोमन साम्राज्य। याद है ना आपको? जी हाँ। तो इन 3 देश ये जो थे ये 3 मुख्य देश एक तरफ थे, एक पार्टी में थे, और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप था दोस्तों, दूसरी तरफ हमें दिखता था ब्रिटेन। ठीक है, उसी के साथ हमें दिखता था फ्रांस, उसी के साथ हमें दिखता था अमेरिका जिसे हम लोग यूएसए भी कहते हैं, और उसी के साथ हमें दिखता था रूस। ठीक है, तो ये देश एक तरफ थे। इस ग्रुप का ये जो ग्रुप था दोस्तों, इस ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र। याद है ना आप सभी को? जी हाँ।
और ये जो दूसरा ग्रुप था इस तरफ, इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था केंद्रीय शक्तियां। क्या नाम था दोस्तों? इस ग्रुप का नाम था केंद्रीय शक्तियां। और आप सभी को पता है कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, और ये ग्रुप साल 1914 से साल 1918 तक लड़ता है। जो जीतने वाला ग्रुप था दोस्तों उसका नाम था मित्र राष्ट्र। ये जो ग्रुप था ये जीत गया था, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस जीत गया था इस लड़ाई को। और जो हारने वाले देश थे वो था ऑटोमन साम्राज्य, जिसे तुर्की भी कहा जाता है। ये देश हार गया था, जर्मनी हार गया था और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य हार गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध साल 1918 में खत्म होता है। कैसे? जैसे ही जर्मनी को हरा दिया जाता है, जर्मनी की हार के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है। अब ये जो जीते हुए देश थे, जिन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र कहते हैं, ये इस युद्ध को जीत गए थे, और ये जो हारे हुए देश हैं जिनका नाम है केंद्रीय शक्तियां, ये इस लड़ाई को हार गए थे। अब जो जीते हुए देश थे उनके यहाँ पर भी नुकसान हुआ था, और जो हारे हुए देश थे उनको तो नुकसान हुआ ही था, उसी के साथ साथ उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि ये जो देश था जर्मनी, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों ये जर्मनी से संबंधित है। अब जर्मनी आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चला गया, प्रथम विश्व युद्ध में चला गया, और जर्मनी जिसके शासन में, जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि राजतंत्र था। जब जर्मनी आपको दिखता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाता है या फिर प्रथम विश्व युद्ध में जाता है, जब जर्मनी साल 1918 में आप देखते हैं कि हार जाता है, तो जो जर्मनी का राजा था, शासक था भैया जी, वो क्या कर देता है दोस्तों? वो देश को छोड़कर भाग जाता है। अब देश को चलाने के लिए कोई नहीं होता। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि जर्मनी में अब राजतंत्र खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, राजा भाग गया है। उसी के बाद जर्मनी में आप देखते हैं कि बहुत से लोग थे जो जर्मनी में लोकतंत्र को लाने की कोशिश करते हैं, जो लोकतंत्र को पसंद करते थे कि भैया जी देश में चुनाव होंगे, देश में चुनाव के जरिए देश की जनता में से ही कुछ लोग देश को चलाने के लिए आगे आएंगे। हम देखते हैं कि जर्मनी में लोकतंत्र को रखकर, लोकतंत्र को आधार बनाकर लोकतंत्र की सरकार को स्थापित करने की कोशिश होती है। ये सभी लोकतंत्र को समर्थन करने वाले लोग जर्मनी के एक इलाके में मिलते हैं जिसका नाम है वाइमर, और यहीं पर क्या किया जाता है दोस्तों? ये लोग जर्मनी को चलाने के लिए एक संविधान बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग वाइमर गणराज्य कहते हैं। तो उस समय जर्मनी नामक देश नहीं था, उसको एक नए नाम से पुकारा जा रहा था जिसे वाइमर गणराज्य कह रहे थे। वाइमर गणराज्य का मतलब कि भैया जी अब जो जर्मनी होगा या फिर ये जो वाइमर गणराज्य होगा ये कैसे चलेगा? ये एक संविधान से चलेगा, या फिर क्या होगा दोस्तों? या फिर आप देखते हैं कि इस देश को अब नियम और कानून से चलाया जाएगा। तो जर्मनी में राजा चला गया, जर्मनी हार गया, ये देश जीत गए। ये जो जीते हुए देश थे दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये सभी जीते हुए देश जर्मनी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई तुम्हारी ही वजह से, कि जर्मनी तुम्हारी ही वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें नुकसान हुआ है। और अब ये जर्मनी के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों? बहुत सारे जुर्माने लगाते हैं। जैसे ये जर्मनी की जो भूमि थी, जर्मनी की जो भूमि थी वो कब्जे में कर लेते हैं। जर्मनी के अंदर जो कोयला की खदानें थी वो ये लोग कब्जा कर लेते हैं। उसी के साथ जर्मनी के अंदर आप देखते हैं जितने भी खनिज थे उन पर कब्जा कर लिया जाता है इन जीते हुए देशों के द्वारा। और जर्मनी पर आप देखते हैं कि 10 बिलियन पाउंड था, है ना, आप क्या देखते हैं कि जर्मनी के ऊपर 10 बिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया जाता है। और ये सभी चीजें कैसे होती हैं दोस्तों? साल 1919 में एक संधि के जरिए। कौन सी संधि है दोस्तों? साल 1919 में ये जो संधि है उस संधि को कहा जाता है वारसा की संधि। और इसी वारसा की संधि के तहत अब जर्मनी जो था उसकी शक्तियों को कम कर दिया जाता है, जर्मनी के लोगों को अपमानित किया जाता है। तो जर्मनी के जो लोग थे उनकी जो ये नई नई सरकार बनी थी, लोकतांत्रिक सरकार, इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस लोकतांत्रिक सरकार की वजह से ही इन लोगों ने क्या कर दिया? देश की जमीन दे दी जीते हुए देशों को, देश के कोयला के खदान दे दिए, देश के खनिज दे दिया, और 10 बिलियन पाउंड का आप देखते हैं कि उनके ऊपर हर्जाना भी हुआ। तो शुरुआत में जर्मनी क्या करता रहा दोस्तों? अपने सारे जो जुर्माने थे उनको धीरे धीरे देता रहा, लेकिन आप देखते हैं कि कहानी में स्थिति खराब हो जाती है। साल 1923 तक आते आते जर्मनी के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और जर्मनी में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। क्यों महंगाई बढ़ जाती है? क्योंकि जर्मनी की जो अपनी मुद्रा थी जिसका नाम था मार्क, वो उसकी वैल्यू इंटरनेशनली गिर जाती है। अब जर्मनी के पास पैसा नहीं होता, यानी कि उनके पास रुपये नहीं होते कि वो पैसे को दे दें, तो फिर वो सोने के बदले वो क्या करते हैं? जीते हुए देशों को सोना या फिर गोल्ड देकर अपने सारे के सारे जो नुकसान थे उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समय आप देखते हैं कि जर्मनी में गोल्ड भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि जर्मनी में महंगाई और ज़्यादा अति हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब लोगों के पास काम नहीं है, उसी के साथ साथ देश में लोगों के पास काम नहीं होने से महंगाई बढ़ चुकी है। और उसी के साथ फिर जब देश में लोगों के पास काम नहीं है तो लोग अपना पेट को पालने के लिए अपराध करते हैं, चीज़ों को छीनने की कोशिश वगैरह करते हुए दिखते हैं। तो कुछ इस स्थिति में जर्मनी के हालात हो जाते हैं।
और अब इसी समय के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जर्मनी के लोग एक प्रकार से उम्मीद की किरण देख रहे थे, कि जर्मनी के लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसी चीज हो जो हमें इस समस्या से निकाल दे। और यहां पर अब कहानी में एंट्री होती है किसकी दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि यहां पर कहानी में एंट्री होती है एक व्यक्ति की जिसका नाम है हिटलर। और ये जो हमारा हिटलर भाई साहब है दोस्तों, आप सभी को पता है ये क्या करता है दोस्तों? हिटलर जो था ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो साल 1914 से साल 1918 तक लड़ा गया, उसमें आपको दिखता है कि ये एक प्रकार से सैनिक था। तो साल 1914 से साल 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर सैनिक था। और हिटलर जो था ना दोस्तों, ये वारसा की संधि से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। ये वारसा की संधि से आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा दुखी था। इस वारसा की संधि में क्या हुआ था? इस वारसा की संधि में जर्मनी की जो आप देखते हैं कि जितनी भी जमीन थी वो ले ली गई थी। जर्मनी के कोयले को ले लिया गया था, जर्मनी के खनिजों को ले लिया था, जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया था और जर्मनी को अपमानित किया गया था। तो वारसा की संधि से हिटलर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और वो फिर क्या करता है दोस्तों? देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाता है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जिसे हम लोग नाजी पार्टी या फिर हम लोग इसे नात्सी पार्टी के नाम से भी पुकारते हैं। और वो इस पार्टी के जरिए क्या करता है? देश में एक तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करता है। कौन? हिटलर, है ना। फिर क्या होता है दोस्तों कि ये और इसके हिटलर के साथ ही हिटलर और हिटलर की ये जो नाजी पार्टी थी, ये साल 1923 में देश के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कौन? हिटलर। और हिटलर अपने बहुत से साथियों के साथ देश के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे समाप्त करने की कोशिश करता है। और इसके तहत ये क्या करता है? जो देश की राजधानी है, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां पर हमला करता है। लेकिन जो सरकार थी उनके पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, तो वो अपने सैनिकों की मदद से और सेना की मदद से हिटलर की इस कोशिश को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। और फिर हिटलर को क्या किया जाता है दोस्तों? फिर हिटलर पर देशद्रोह का केस लगाया जाता है कि भैया तुम तो देश के खिलाफ काम कर रहे हो। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि साल 1927 में उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब जेल से बाहर आने के बाद हिटलर को समझ में आता है कि नहीं, अगर मुझे देश पर शासन करना है ना, तो मैं ऐसे ही कब्जा नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा भाई? मुझे शासन में आना होगा। और हिटलर क्या करता है दोस्तों? आपको दिखता है कि चुनाव में भाग लेता है। साल 1928 में हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, हिटलर और हिटलर की नाजी पार्टी ये चुनाव में खड़े होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इनको उतने ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं, ये ज़्यादा वोट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मात्र 2% लोग ही इनको अपना वोट देते हैं, तो बड़े स्तर पर इनको सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद फिर साल 1933 का समय आता है, साल 1932 का समय आता है, दोबारा से देश के अंदर होते हैं चुनाव। और इसमें आप देखते हैं कि जो दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो लगभग 37% जो वोट होते हैं वो हिटलर और हिटलर की नाजी पार्टी को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? हिटलर दोस्तों मुख्य तौर पर बहुत अच्छा वक्ता हुआ करता था। वक्ता का मतलब कि ये बहुत अच्छा भाषण दिया करता था, और अपने इसी बहुत अच्छे भाषण देने की वजह से ये लोगों से बहुत सारे वादे करता है। ये कहता है कि मैं देश से महंगाई को समाप्त कर दूंगा, मैं देश से बेरोजगारी को हटा दूंगा, मैं देश से अपराध को समाप्त कर दूंगा। और ये जो वारसा की संधि हुई थी जिससे हमारा अपमान हुआ था ना, मैं इस अपमान का भी बदला लूंगा। देश के लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, देश के लोगों को ये आखिरी उम्मीद की किरण दिखता है। और फिर आप देखते हैं कि देश को चलाने की सारी पावर किसको मिल जाती है दोस्तों? देश को चलाने की सारी पावर हिटलर को दे दी जाती है। साल 1933 में, ध्यान से सुनिएगा, साल 1933 में जनवरी के महीने में क्या कर दिया जाता है? हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है। चांसलर का मतलब कि भैया जी हिटलर जो है वो जर्मनी का एक तरीके से शासक बन चुका है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसको सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तियां मिल चुकी हैं हिटलर को। लेकिन हिटलर की सोच बड़ी अलग थी। हिटलर क्या करना चाहता था दोस्तों? हिटलर कभी भी अपनी शक्तियों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। और वो फिर क्या करता है? देश के अंदर जो संसद था उसमें आग लगा देता है। वो कहता है कि भैया देश की संसद को मैं नहीं मानता। और वो देश के अंदर से क्या करता है दोस्तों? लोकतंत्र को समाप्त कर देता है, यानी कि देश का जो संविधान था उसको फाड़ देता है। और वो क्या करता है? आपको दिखता है कि मई के महीने में, है ना, मई के महीने में साल 1933 में एक कानून बनाता है। और उस कानून के तहत क्या कर लेता है? खुद को देश का एकमात्र शासक घोषित करता है, या फिर तानाशाह घोषित करता है। तानाशाह का मतलब कि देश को चलाने की सारी पावर अब मेरे ही पास है, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही देश को चलाया जाएगा। और फिर अब देश को चलाने की हर एक चीज हिटलर और हिटलर के द्वारा ही की जाती है। और इसी के साथ साथ हिटलर देश के अंदर मौजूद जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थी, दूसरे राजनीतिक दल थे, उनको समाप्त कर देता है। जो लोग हिटलर के खिलाफ अगर किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो उनको आप देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन कैंप या फिर यातना शिविरों में डाल देता है। यातना शिविर का मतलब दोस्तों आप देखते हैं कि जेल में डाल देता है और उनको बहुत ही जबरदस्त पनिशमेंट देता है। इसके तहत वो पूरे देश में डर का माहौल बनाता है। तो देश के अंदर वो इस तरीके से आपको दिखता है कि अपने ऊपर कब्जा
कब्जा पूरे तौर पर कर लेता है। उसी के साथ साथ फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि भैया हिटलर की ये ख्वाहिश थी कि उसे क्या करना है, उसे ना अपने देश को सबसे सर्वशक्तिशाली बनाना है और उसको देश को सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होगी, यानी कि दुनिया के जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं उसकी ज़रूरत होगी। और इसीलिए हिटलर क्या करता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि अब वो साल 1939 में दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और वो सबसे पहले क्या करता है, ये रहा जर्मनी, है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये था जर्मनी। जर्मनी अपने ही पड़ोसी देश पोलैंड पर अटैक करता है। हिटलर सबसे पहले पोलैंड पर अटैक करता है और ये जो पोलैंड था ये अपने साथी दोस्तों को बुलाता है कि इंग्लैंड मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। इंग्लैंड मदद करने के लिए आ जाता है। फिर इंग्लैंड अपने साथी दोस्त को बुलाता है कि भैया फ्रांस आ जाओ। तो फ्रांस भी, इंग्लैंड भी और पोलैंड भी, ये सभी तीनों देश मिलकर क्या करते हैं, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि जर्मनी अकेला पड़ जाता, तो जर्मनी क्या करता है दोस्तों, अपना एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसी लड़ाई से, ये जो हिटलर ने हरकत करी है ना यहाँ पर, इसी के साथ क्या हो जाता है दोस्तों, इसी के साथ दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ है, 1939 में, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया है। आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों ये जो हिटलर भाई साहब थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, अपनी सनक में मुख्य तौर पर अटैक कर देते हैं। तो एक तरफ हमें दिखता है दोस्तों साल 1939 में जर्मनी ने अटैक किया किस पर दोस्तों, पोलैंड पर। और ये जो भैया पोलैंड था, ये क्या करता है दोस्तों, ये अपने दोस्तों को बुलाता है, ये इंग्लैंड को बुलाता है अपनी मदद करने के लिए। उसी के साथ आप देखते हैं कि फ्रांस को भी बुलाया जाता है मदद करने के लिए। और ये सभी तीनों देश मिलकर अटैक करते हैं जर्मनी पर। जर्मनी कहता है कि भाई मैं अकेला थोड़ी हूं, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं। और जर्मनी की मदद करने के लिए इटली आ जाता है उसके साथ, और उसी के साथ साथ जापान भी आ जाता है। और दुनिया में दोबारा से आप देखते हैं कि दो बड़े बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं। और फिर इसी ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और रूस की भी एंट्री होगी। कैसे होगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इन दोनों ने अपने ग्रुपों का नाम दोबारा से रख लिया। क्या नाम रखा, इस ग्रुप का जो नाम था दोस्तों वो था मित्र राष्ट्र, जो पुराना वाला नाम था, याद है ना आपको, जी हाँ। और दूसरा जो ग्रुप था दोस्तों, इस ग्रुप का नाम क्या रखा जाता है, इस ग्रुप का नाम रखा जाता है केंद्रीय शक्तियां। वही पुराना नाम दोबारा से ये लोग रखते हैं। और साल 1939 में हम देखते हैं कि ये लड़ाई शुरू हो जाती है, जो साल 1945 तक चलती है। बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ये लड़ाई चलती है। अब मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हिटलर की ये ख्वाहिश रही थी कि वो पूरे के पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा और उसी के साथ साथ वो सभी देशों के इलाकों पर कब्जा कर लेगा। और साल 1940 तक हम देखते हैं कि हिटलर इस लड़ाई में बहुत तेजी के साथ मजबूत नेता बना हुआ था। जो जर्मनी की सेना जो थी, हिटलर की जो सेना थी वो अच्छा कर रही थी। लेकिन आप देखते हैं कि साल 1940 के आसपास एक बड़ी गलती हमें होते हुए दिख जाती है। क्या भैया जी, जर्मनी अटैक कर देता है रूस पर। क्या कर देता है, जर्मनी अटैक कर देता है रूस पर। तो अगर आप लोग दुनिया के मानचित्र को देखते हैं, यहां पर हमें रूस देखने को मिलता है और यहां पर हमें जर्मनी देखने को मिलता है। तो जर्मनी क्या करता है दोस्तों, अटैक कर देता है रूस के ऊपर। अब रूस कहता है कि भैया तूने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये जो रूस की सेना थी, ये क्या करती थी दोस्तों, जर्मनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि रूस की सेना जर्मनी की सेना को खदेड़ते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच जाती है। क्या हो जाता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच जाती है। और आखिर में फिर हिटलर के आखिरी समय में हम देखते हैं कि जर्मनी की सेना समाप्त हो जाती है। और जो रशियन आर्मी है, ये जो रशियन सोल्जर्स हैं या फिर रूस की सेना है, वो जर्मनी में एकदम अंदर तक आ गई है और वो जर्मनी में हिटलर को समाप्त करने के लिए तैयार होती है ना। तो ये इसी वजह से, क्योंकि जर्मनी, ये जो हिटलर था उसने रूस को छेड़ दिया था, तो रूस बड़े स्तर से जर्मनी में घुस जाता है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि 1942 में, साल 1942 में एक और बड़ी घटना हो जाती है। और ये बड़ी घटना क्या थी दोस्तों, इस लड़ाई में ना अमेरिका शामिल नहीं था। अमेरिका इस लड़ाई से अलग था, क्योंकि उसने देख लिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाई हुई थी तो दुनिया में बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए वो इस लड़ाई से अलग था। लेकिन एक जो देश है दोस्तों, कौन सा देश है, ये जो जापान है ना, ये अमेरिका पर अटैक कर देता है। अमेरिका का एक क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि हवाई अड्डा था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक किया जाता है। और जब अमेरिका पर अटैक होता है तो अमेरिका कहता है कि अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर आप क्या देखते हैं कि अमेरिका जापान से बदला लेता है और जर्मनी से बदला लेता है और इटली से बदला लेता है और इन सभी देशों को हराने की कोशिश करता है। और जर्मनी, फिर आप क्या देखते हैं कि साल 1945 में जो अमेरिका था वो अपने ऊपर किए हुए हमले का बदला ले लेता है। वो जापान पर क्या करता है दोस्तों, दो बड़े बड़े बॉम्ब गिराता है। कौन कौन से, जिन्हें हम लोग परमाणु बम कहते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। और इसी बम के साथ जापान कहता है कि भैया जी हम अपनी हार को मानते हैं और हम सेकेंड विश्व युद्ध से हार रहे हैं। तो जापान हार जाता है। और उसके साथ साथ ही ये जो रूस की सेना थी दोस्तों, आपको दिखता है कि ये जर्मनी में बहुत अंदर तक घुस जाती है साल 1945 तक आते आते। और फिर आप देखते हैं कि रूस की सेना बहुत करीब आते आते हिटलर डर जाता है और वो डर की वजह से आत्महत्या कर लेता है। और उसी के साथ आप देखते हैं कि हिटलर की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।
लेकिन ये तो हिटलर ने कोशिश करी देश के बाहर, है ना। अब यहां पर हम लोग ये समझते हैं कि हिटलर जो था और जो हिटलर की पार्टी थी ना दोस्तों, वो क्या थे दोस्तों, वो अपने आप को बड़े ही अलग तरीके से दिखाते थे। हिटलर जो था, हमने ये देख लिया था कि हिटलर साल 1933 में जर्मनी का तानाशाह बन गया था, और तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने क्या किया, अपनी और अपनी पार्टी की जो सोच थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग नाजी पार्टी कह रहे हैं या फिर नाज़ी पार्टी कह रहे हैं, इन लोगों का ये मानना था कि जो मनुष्य है ना दुनिया में मौजूद, सभी मनुष्य समान नहीं है, ऑल ह्यूमंस आर नॉट इक्वल, इनका ये मानना था। और इनका मानना था कि दुनिया में जो सबसे ऊपर, सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे किस्म के लोग हैं ना, वो हैं जर्मन नार्डिक आर्यंस, है ना, यानी कि जो असली जर्मन है, जो जर्मनी में हमेशा से पले बड़े हैं, जर्मनी के मूल निवासी हैं, वही दुनिया में सबसे ऊपर हैं, वही सबसे अच्छे हैं। और उसके बाद जो एशियंस आते हैं, अफ्रीकन्स आते हैं, अमेरिकन्स आते हैं, उनको वो उनके नीचे मानता था हिटलर और हिटलर की पार्टी। वहीं ये लोग सबसे कमजोर किनको मानते थे, जो यहूदी लोग हैं ना, इनको ये बहुत कम मानते थे। और इनका मानना था, इनका किसका, हिटलर और हिटलर की पार्टी का ये मानना था कि मनुष्य क्या है दोस्तों, मनुष्य एक प्रकार से जानवर रूपी है। जैसे आप देखते हैं कि जंगल में क्या होता है भैया जी, जैसे आप देखते हैं कि जंगल में जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो स्वस्थ रहता है। एक बड़ा सा जानवर है जो पूरे तौर पर मजबूत है, फिट है, तो वो जीवित रहेगा। कमजोर जानवर को काट लिया जाता है, मार लिया जाता है। तो हिटलर की भी यही सोच थी कि समाज के अंदर या फिर देश के अंदर उन्हीं लोगों को रखने दिया जाए जो फिट हैं, जो आपको दिखता है कि अस्वस्थ लोग हैं, जो स्वस्थ नहीं है, या फिर आपको दिखता है कि जो विकलांग लोग हैं, उनको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और यही जो हिटलर की इतनी खतरनाक सोच थी, ये जो हिटलर की नाजी पार्टी की इतनी खतरनाक सोच थी, इसने पूरे के पूरे यूरोप में आप देखते हैं कि ये जो यहूदी धर्म के लोग थे और जो इनको क्या किया, बड़े तौर पर समाप्त करने की कोशिश की। तो अब हमारे आज के लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारे आज के इस लेक्चर में हम लोग मुख्य तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हिटलर था उसने अपनी इस सरकार की स्थापना करी और इसके जरिए यहूदी लोगों का बड़े तौर पर सर्वनाश किया। इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। तो पिछले पॉइंट में, अब तक के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि हिटलर कौन था, प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर देश की क्या कहानी थी, ये हमने समझा। इसके बाद हमने समझा कि हिटलर किस तरीके से शासक बनता है। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ और उसमें हिटलर और हिटलर के साथी लोगों का किस तरीके से हारना हुआ, वो हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि भाई जब साल 1933 में हिटलर राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, चांसलर बन जाता है जर्मनी का, तो उसके बाद वो मुख्य तौर पर देश में क्या कर रहा था, ये हम लोग यहाँ पर अपने आज के इस चैप्टर में आप सभी के सामने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो नाज़ी लोग थे या फिर ये जो नाजीवादी लोग थे या फिर ये जो हिटलर की पार्टी के लोग थे, है ना, नाज़ियों का मतलब हिटलर की पार्टी के जो लोग थे, इनका मानना था कि भैया जो शुद्ध नस्ल है, शुद्ध नस्ल का मतलब कि जो जर्मन के नार्डिक आर्यंस, जो जर्मन के मूल निवासी हैं, इन्हीं को क्या हो, इन्हीं को तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। यानी ये जर्मनी के अंदर अगर लोगों का विकास करना है तो सभी का विकास नहीं होगा, सिर्फ जर्मनी के अंदर उनका विकास होगा जो नार्डिक आर्यन है, जो मूल निवासी हैं। बाकी जो दूसरे धर्म के, दूसरे नस्लों के लोग हैं, उनको जर्मनी में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। और उसका मानना था कि जर्मनी के अंदर, जर्मन साम्राज्य के अंदर जो दूसरे नस्लों के लोग हों, उनको पूरे तौर पर क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, या फिर अवांछित। अवांछित का मतलब कि भैया उनको कोई अधिकार ना दो, उनको पशु रूपी रखो, है ना। तो जर्मनी के अंदर आप ऐसे ही देखेंगे कि ये जो जर्मन्स थे, ये जो नार्डिक जर्मन आर्यंस थे, ये यहूदियों का बड़े तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, इनको मारना काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो लोग थे, इनका क्या मानना था, ये जो हिटलर और हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी थी, इनका मानना था कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन होने चाहिए, साल 1933 में जब हिटलर शासक बन गया, उसके बाद वो अपनी सोच को और अपनी पार्टी की सोच को अब सभी जर्मन लोगों में फैलाने की कोशिश करता है। और वो ये कहता है कि सबसे बेहतर लोग तो सिर्फ हम ही हैं, जो नार्डिक आर्यंस हैं, और हमारी ही एकलौती क्या है दोस्तों, नस्ल है, जो क्या है, जो दुनिया में पूरी की पूरी खूबियों से भरी हुई है। बाकी सब लोग क्या है, बाकी सब लोग तो एकदम बेकार हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसीलिए हिटलर बड़े तौर पर क्या करता है, जो दूसरे समुदाय थे जर्मनी में, जो दूसरे समुदाय थे ना, उनको मारने की आज्ञा दे देता है कि देश में सिर्फ हम ही रहेंगे, सिर्फ जर्मन। कौन से जर्मन, नार्डिक आर्यन, जो मूल निवासी रहे हैं जर्मनी के। और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं भैया जी, वो जर्मनी में अगर रह रहे हैं तो उनको रहने नहीं देंगे। पहले तो उनके अधिकारों को छीन लेता है हिटलर, और उसके बाद आप देखते हैं कि उनको क्या करता है, यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है भैया जी, एक बड़ा कार्यक्रम हिटलर के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें जो मानसिक तौर पर बीमार
लोग थे, यानी कि देश के अंदर वो लोग जो दिमाग से कमज़ोर हैं, जो मेंटली रिटार्टेड हैं, है ना, और उसी के साथ साथ जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर थे उनको हिटलर ने मारना शुरू कर दिया। भाई तबाही आप देखते हैं कि हिटलर ने करनी शुरू कर दी। घरों के बाहर आप देखते हैं कि कॉलोनियों के बाहर बड़े बड़े तौर पर एम्बुलेंस लाई जाती थी। इस एम्बुलेंस में लोगों के घरों से उन लोगों को ले लिया जाता था जो मेंटली रिटार्टेड थे, या फिर आप देखते हैं जो बड़े तौर पर कैसे थे दोस्तों, जो शारीरिक तौर पर विकलांग थे, तो हिटलर उनको एम्बुलेंस में ले जाता था और फिर उनको मार दिया जाता था। तो बड़े तौर पर हिटलर एक ऐसे देश की कल्पना कर रहा था जहां पर क्या होगा दोस्तों, जहां पर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि स्वस्थ लोग होंगे, सिर्फ फिट लोग वो देखना चाहता था अपने देश के अंदर। कोई विकलांग नहीं होगा, कोई दिमाग से आप देखते हैं कि कमजोर व्यक्ति नहीं होगा, सब फिट होंगे, सब बहुत स्वस्थ होंगे। वो ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वो ये तो कर ही रहा था, उसी के साथ उसने नस्ल में यहूदी जो लोग थे, उसी के साथ जो रूसी लोग थे, जो रशियंस थे, उसी के साथ साथ जर्मनी में कुछ पॉलिश लोग भी रहा करते थे, उनके साथ भी बर्बरता करनी शुरू कर। तो जो कुछ लोग पॉलिश भाषा को बोलते थे, पोलैंड के जो लोग थे वो जर्मनी में रहा करते थे, ऐसे ही कुछ जर्मनी के अंदर रशियंस भी रहा करते थे और यहूदी लैंग्वेज भी रहा करते थे। तो हिटलर ने उन लोगों के साथ भी बर्बरता करनी शुरू कर दी, यानी कि उनके ऊपर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। और आप सभी को पता है कि जो जर्मनी था भैया, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। कब अटैक किया था दोस्तों? 1939 में अटैक कर लिया था। तो पोलैंड के बहुत सारे हिस्सों पर आप देखते हैं कि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो मुख्य तौर पर हिटलर क्या करता था, पसंद नहीं करता था किनको, पोलैंड के लोगों को, यहूदियों को और रशियंस को। और वो इन लोगों के इलाकों पर कब्जा करने के बाद फिर वहां पर भी बड़े स्तर पर मार काट मचा रहा था। क्या कर रहा था? ये वहां के नागरिकों को गुलाम के तरीके से लगाता था। वो उन लोगों को मनुष्य मानता ही नहीं था, वो उन लोगों को गुलाम के तरीके से, जानवर के तरीके से ट्रीट करता था। और इन लोगों को क्या करता था, बड़े बड़े समय तक इनको 16-16 घंटे, 18-18 घंटे फैक्ट्रियों में काम करवाता था और इनको कोई भी ज्यादा अच्छा मेहनताना नहीं देता था। यानी कि काम तो करा रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि जितना पैसा मिलना चाहिए, जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलता था और इनको भूखमरी खाने को भी नहीं देता था। तो बड़े तौर पर आप देखते हैं कि देश के अंदर आप देखते हैं जो विकलांग लोग हैं, जो मानसिक तौर पर कमजोर लोग हैं, उनको मार रहा है। देश के बाहर आप देखते हैं कि दोस्तों जो यहूदी हैं, जो पॉलिश हैं, जो रशियंस हैं, उनके इलाकों पर कब्जा करने के बाद वहां के लोगों को गुलाम बनाकर रख रहा है और उसी के साथ आप देखते हैं कि उनको फिर खाने को नहीं दे रहा और बाद में वो फिर भूख से मरते हुए बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में ये जरूर सवाल आ सकता है कि सर ये क्या वजह है कि हिटलर यहूदियों को पसंद नहीं कर रहा? कोई तो वजह रही होगी, है ना। हिटलर अपने आप को सबसे ऊपर बता रहा है और यहूदी लोगों को एकदम सबसे नीचे बता रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश यहां पर हम लोग करते हैं। भाई जिसके पीछे वजह है कि ये जो यहूदी लोग हैं, जिससे आप देखते हैं कि जो हिटलर था वो पसंद नहीं कर रहा था। देखिए हिटलर ईसाई धर्म को मानता था, है ना। आप देखते हैं कि हिटलर जो था वो ईसाई धर्म को मानता था और यहूदी एक दूसरा धर्म है ना। और हिटलर जो था इन यहूदियों से बहुत जबरदस्त घृणा यानी कि नफरत करता था, बड़े तौर पर नफरत करता था। इसके पीछे कहानी यह है कि जो ईसाई धर्म है, जिसे हम लोग क्रिश्चियन धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म के जो भगवान है, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है ईसा मसीह, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो जीसस क्राइस्ट थे दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये जो यहूदी थे ना, आप देखते हैं कि ये जो जीसस क्राइस्ट थे, इनको क्या कर दिया जाता है? उनको ना एक प्रकार से आप देखते हैं कि सजा दी जाती है ना। जीसस क्राइस्ट आपको दुनिया में दिखते हैं और ये ईसाई धर्म के भगवान माने जाते हैं। और एक राजा हुआ करता था, जो वो राजा था ना जिसने सजा दी थी किनको? ईसा मसीह को। वो एक यहूदी राजा था दोस्तों, समझ में आया आपको? जी हाँ। तो जो राजा था जिसने सही सजा दी थी और ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था, है ना, इनको सूली पर लटका दिया था और मार दिया था, वो यहूदी धर्म से था। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं, क्योंकि हिटलर ईसाई था, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था और यहूदी राजा के जरिए आप देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे उनके द्वारा क्या किया गया था? ईसा मसीह को मार दिया गया था। तो इसीलिए सबसे पहली वजह ये थी कि जो हिटलर था वो यहूदियों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके हिसाब से यहूदियों ने क्या किया था? ईसा मसीह को मारा था। उसी के साथ साथ दूसरी वजह क्या थी दोस्तों? दूसरी वजह ये थी कि मुख्य तौर पर जो यहूदी लोग हैं ना, ये ईसा मसीह के हत्यारे थे और उसी के साथ साथ ये सूदखोर भी थे, है ना। तो यहूदी राजा ने और यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को मारा था। इस बात की नफरत थी हिटलर को और उसके लोगों को। और ये लोग सूदखोर थे। सूदखोर का मतलब कि ये लोग पैसे पे इंटरेस्ट देते थे। इंटरेस्ट का मतलब कि आपको 100 रुपए दिए और आपसे कहते हैं कि भैया जी हमें 120 रुपए देने होंगे। हिटलर इसको अच्छा नहीं मानता था, है ना, कि ये जो ब्याज लिया जाता है ये अच्छा नहीं होता। और उसका मानना था कि ये जो यहूदी लोग हैं ना, इनके पास क्या है दोस्तों? ये मनुष्य रूपी नहीं है, ये गलत तरीके से व्यापार करते हैं, ये सूद यानी कि ब्याज पर पैसा वैसा रखते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसीलिए हिटलर का ये मानना था कि भैया इनकी पूरी नस्ल को ही खदेड़ देना चाहिए, ये दुनिया में हो ही नहीं। अगर ये दुनिया में नहीं होंगे तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी और इसीलिए वो इन पर जुल्म कर रहा था। पहली वजह क्योंकि ये ईसा मसीह के हत्यारे थे,
ये और उसी के साथ ये व्यापार गलत तरीके से करते थे हिटलर के अनुसार। तो इसीलिए बड़े स्तर पर हिटलर क्या करता है दोस्तों, यहूदियों को अपने देश में मारने के ऑर्डर्स दे देता है। और भाई अब देश में आप देखते हैं कि साल 1933 में हिटलर ने अपने आप को तानाशाह बना लिया है। गलत गलत नियम वो फैसले ले रहा है, देश में जो कमजोर लोग हैं उनको मरवा रहा है, देश में जो विकलांग लोग हैं उनको मरवा रहा है। अब उसी के साथ साथ अब वो यहूदी लोगों को भी क्या करता है दोस्तों, बड़े स्तर पर मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं ये जो नाज़ी लोग थे या फिर ये जो हिटलर की विचारधारा को मानने वाले लोग थे, ये यहूदियों का समूल नाश का मतलब कि सब खत्म हो। ये यहूदी आपके सामने एक असली चित्र रखा गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जर्मनी के अलग अलग शहरों से इन लोगों को लाया जाता था, है ना। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रेनें हुआ करती थी, इन ट्रेनों में इन यहूदियों को जानवरों के तरीके से खदेड़ दिया जाता था। और फिर इनको कहाँ लेके जाया जाता था, इनको लेके जाया जाता था कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप मतलब बहुत बड़े बड़े जेल, बड़े खतरनाक जेल, है ना। उन जेलों के अंदर इन यहूदियों को लेके जाया जाता था। तो साल 1933 से साल 1938 तक जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि यहूदियों के लिए आतंक का माहौल था दोस्तों। और ये बहुत से जो यहूदी थे वो क्या करते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। और साल 1939 से साल 1945 तक हम देखते हैं कि बड़े इलाकों में जो यहूदी लोग थे उनको परेशान किया गया, ठीक है। तो साल 1933 से साल 1938 तक बहुत से लोग जो थे यहूदी, उन्होंने देश को छोड़ना शुरू किया। और जो लोग देश को नहीं छोड़ पाए उनको जो हिटलर की सेना थी, हिटलर की आपको दिखता है कि जो हिटलर की सेना थी, जो जर्मनी सेना थी, उन्होंने पकड़ लिया और फिर इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले गए, फिर इनको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हिटलर इनका समूल नाश, पूरा सर्वनाश करना चाहता था इनका। अच्छा, साल 1939 से साल 1945 में बहुत से इलाकों में आप देखते हैं कि हिटलर के द्वारा क्या किया गया, घेटों का भी निर्माण किया गया। अब ये घेटों क्या होती हैं दोस्तों, इन घेटों को हम लोग क्या कहते हैं, दड़बे के तौर पर भी पुकारते हैं। यानी कि क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, इन सभी लोगों को, मान लीजिए 1 लाख लोगों को एक छोटे से, आप देखते हैं कि छोटी सी कॉलोनी में रख दिया। उसी कॉलोनी के अंदर इनको रहना होता था, ये कभी भी उस कॉलोनी से बाहर नहीं आ सकते थे। उसी को घेटो कहा गया। तो हिटलर ने पहले तो इनको बड़े स्तर पर मारना शुरू किया, फिर इनके लिए घेटो बना दिए। घेटो मतलब छोटी सी कॉलोनी बना दी, उसी में बहुत सारे लोगों को रख दिया, वहीं पर इनको रहना है, उससे बाहर नहीं आ सकते थे। सभी शहर के जो लोग थे, जर्मनी के लोग, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, जर्मन नाटिक आर्यन। लेकिन यहूदी लोगों को आप देखते हैं कि छोटी छोटी कॉलोनीज में रख दिया, एक कॉलोनी में लाखों लाख लोगों को रख दिया। जीवन उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता था। और आप देखते हैं कि इसी के बाद आप देखते हैं कि फिर इन घेटों में उनको रखा जाता था और फिर बाद में इन यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। कि बड़ी बड़ी कमरे थे, उन कमरों में जहरीली गैस छोड़ दी जाती और इन यहूदी लोगों को मार दिया जाता। और इनकी गलती क्या थी कि भैया जी सिर्फ ये यहूदी थे, इसी वजह से आप देखते हैं कि इनको हिटलर के द्वारा बड़ी तौर पर मारा गया। अब हिटलर जो था दोस्तों, वो नस्ली कल्पना लोक या फिर यूटोपिया बना रहा था। एक तरीके से कल्पना लोक ही तो बना रहा था हिटलर। वो ऐसी कल्पना कर रहा था कि देश मेरा ऐसा बनेगा जिसमें सब स्वस्थ होंगे, मैं किसी यहूदी को रहने नहीं दूंगा, मैं किसी रशियंस को रहने नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, जर्मन लोगों का ही अपना एक देश बनाऊंगा। तो ये एक तरीके से यूटोपिया है, एक कल्पना लोक है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड आप देखते हैं कि हिटलर सोचता है। तो जब हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया 1939 में, हम देखते हैं कि भैया जी जब हिटलर ने कब्जा किया था पोलैंड के ऊपर, तो उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि उसने क्या कर दिया, इन इलाकों के अंदर जो लोग थे ना, उनको क्या कर दिया दोस्तों, इन इलाकों के अंदर जो लोग थे, पोलैंड के जो लोग थे, तो हिटलर यहूदियों को तो मार ही रहा था, आप सभी को पता है, अपने देश में। अब जब इसने पोलैंड पर अटैक कर दिया, तो जो पोलैंड के लोग थे भैया जी, उनको दिखा कि हिटलर और हिटलर की सेना आ रही है, ये तो आतंकी लोग हैं, ये तो तबाही मचाते हैं, ये तो अपने लोगों को मार रहे हैं, यहूदियों को, जो जर्मन ही है, उसी देश के तो थे वो, बस उनका धर्म अलग था, आप देख रहे थे। तो जो पोलैंड के लोग थे ना, जब उन्होंने देखा कि हमारे देश पर कब्जा हो गया, तो उन लोगों ने फिर अपने घरों को छोड़कर, असली चित्र आपके सामने है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पोलिश लोग अपने सामानों को उठा के यूरोप के अलग अलग देशों में भाग रहे हैं। मुख्य तौर पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरुआत करते हैं। तो हिटलर ने ना सिर्फ अपने देश में तबाही मचाई, मगर समस्त दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि उसने बड़े तौर पर लोगों को प्रभावित किया। ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ जाएगा कि जो हिटलर था और हिटलर की जो सोच रही थी, हिटलर की पार्टी की जो सोच रही थी, वो तो हमने देख ली, लेकिन क्यों जर्मनी के लोग हिटलर का साथ दे रहे थे? उनको समझ में तो आ रहा होगा कि भाई ये भी तो मनुष्य हैं, ये भी तो इंसान हैं, इनको जानवर के तरीके से क्यों रखा जा रहा है? क्या जर्मनी के लोगों में ये सवाल नहीं आएगा? नहीं दोस्तों, आप देखते हैं कि हिटलर ने इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया, इस तरीके से लोगों को अपनी तरफ शामिल किया कि लोगों की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई, और जो लोग उसका विरोध करते, ये उनको भी मरवा देता था। सबसे पहले हिटलर ने काम किया किस पे दोस्तों? सबसे पहले हिटलर ने काम किया देश के युवा लोगों पे या फिर यंगस्टर्स पर, जो जवान बच्चे थे। और हिटलर का क्या मानना था दोस्तों? हिटलर का ये मानना था कि जो छोटे छोटे बच्चे हो ना,
उनके दिमाग में बचपन से ही क्या कर दिया जाए, ये जो नाज़ी सोच है, हिटलर की सोच है, ये बता दी जाए कि यहूदियों से नफरत करो, हम जर्मन्स हैं, जर्मन नाडिक आर्यन से हम सबसे अच्छे हैं। जब एक छोटे से बच्चे को आप हमेशा से यही बताते आओगे तो वो बड़ा होते होते आप देखते हैं कि खुकार बन जाता है, वो एक तरीके से यहूदियों से नफरत करता है, अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता है। तो हिटलर ने इस तरीके से क्या किया, जो यहूदी लोग थे उनके प्रति नफरत भरानी शुरू की और छोटे छोटे बच्चों में ये जो नाज़ी सोच थी, अपनी सोच उनको देनी शुरू की। और इसका सबसे पहले तरीका उसने क्या अपनाया, इसका सबसे पहले तरीका उसने अपनाया स्कूल। उसने जर्मनी के अंदर मौजूद हर जो स्कूल था उसको साफ और पवित्र करने की कोशिश की। साफ और पवित्र करने का मतलब है कि उसने ये कह दिया कि देश में कोई भी यहूदी शिक्षक नहीं होगा, कि अगर कोई भी टीचर जो यहूदी धर्म से आता है, भैया जी हम उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये टीचर विश्वास करने लायक नहीं है, यहूदी लोगों पे विश्वास करना नहीं चाहिए, ये यहूदी लोग हैं। आप देखते हैं कि ये सोच हिटलर ने मुख्य तौर पर लोगों में डालनी शुरू कर दी और बड़े स्तर पर जो टीचर्स थे जो यहूदी धर्म से आते थे उनको सिर्फ इसी बात से नौकरी से हटा दिया कि तुम यहूदी धर्म से आते हो। उसके साथ साथ हिटलर ने क्या किया, उसी के साथ साथ हिटलर ने यहूदी बच्चों को अब यहां से पकड़ना शुरू किया। जो छोटे छोटे यहूदी बच्चे थे, है ना, उनको क्या कर दिया, जो छोटे छोटे यहूदी बच्चे थे उनको हिटलर पकड़ लेता, जो शारीरिक तौर पर विकलांग बच्चे थे उनको स्कूल से उठवा लेता, और जो जिप्सी मतलब एक अलग नस्ल ग्रुप था, है ना, जर्मनी के अंदर एक और ग्रुप था जो जिप्सी समुदाय के लोग थे, उनको भी आप देखते हैं कि उनको भी हिटलर ने स्कूल से हटवा दिया। पहले तो टीचर्स को हटाया, यहूदी तुम पढ़ाने लायक नहीं हो, हम तुम पे विश्वास नहीं करते। फिर जो छोटे बच्चे थे, कमजोर बच्चे थे, विकलांग थे, यहूदी थे, जिप्सी समुदाय से आते थे, उनको भी हटा दिया, पहले स्कूल से हटाया। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर 1940 तक आते आते उसने इन बच्चों को पकड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिटलर का मानना था कि मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जहां पर सिर्फ जर्मन होंगे, जर्मन नाडिक आर्यंस होंगे, इन यहूदियों को तो हम समूल नाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं जो यहूदी बच्चे थे उनको स्कूल से हटाया गया, है ना। अब स्कूल से यहूदियों को हटा दिया, सिर्फ जर्मन टीचर्स पढ़ा रहे हैं और सिर्फ जर्मन नार्डिक आर्यन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ उसने क्या किया दोस्तों, स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक को नए तरीके से छपवाया। उसने नई नई किताबों को लाना शुरू कर दिया, नई किताबों के जरिए बच्चों को पढ़ाया, और इस किताब के जरिए वो बच्चों में नई विचारधारा को, ये जो अपनी विचारधारा थी ना, नाजी विचारधारा, गलत सोच, इसको डालना उसने बच्चों के जहन में शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों में। और वो क्या करता था, सिलेबस में नाज़ी विज्ञान को, जो अपना उसका सोच थी कि भैया जी जर्मन जो होते हैं नार्डिक आर्यन ये सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे शक्तिशाली हैं, जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, यहूदियों से नफरत करनी है, इस पे जो रशियंस हैं उनसे नफरत करनी है, दूसरे देशों पर कब्जा कर लेना है, कुछ इस तरीके की सोच आप देखते हैं कि हिटलर बच्चों को पढ़ा रहा था। और वो क्या कर रहा था, वो इसको सही साबित कर रहा था। तो आप देख सकते हैं जर्मनी का एक स्कूल जहां पर हिटलर का फोटो है, और इन बच्चों के दिमाग में हिटलर ने इस तरीके से जहर भरना शुरू कर दिया था। अब जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये यहूदियों से नफरत करेंगे और हिटलर जो भी करेगा ये उसका उसमें साथ ही देंगे। फिर आप लोग देखते हैं कि बच्चों को वहां पर सिखाया जाता, क्या सिखाया जाता कि भैया जी वफादार बन के रहो और आज्ञाकारी बन के रहो। किसके? हिटलर के, माँ बाप के नहीं, देश के नहीं, हिटलर को पूजा जाता था। उन स्कूलों के अंदर आप देखते थे कि जो बच्चे थे उनको बताया जाता कि भैया जी तुम्हें क्या करना है, आज्ञाकारी बन के रहना है, वफादार बन के रहना है। किसके प्रति? हिटलर के प्रति। जो हिटलर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसे पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए जीवन को न्यौछावर कर देना है। ये बच्चों को पढ़ाया जाता और कहा जाता कि यहूदियों से घृणा करो, ये तो मनुष्य है ही नहीं, इनसे घृणा करो। और बच्चों को क्या किया जाता दोस्तों, आप देखते थे कि दिमागी तौर पर मजबूत करने के लिए जो लड़के थे, हिटलर उनसे कहता था कि उनको बॉक्सिंग की तरफ मोटिवेट करता था। लड़के जो थे उनको बॉक्सिंग करवाता था ताकि वो फिट हो सकें, फिजिकली फिट हो सकें। उनसे छोटे छोटे बच्चों से आप देखते थे कि बॉक्सिंग करवाई जाती थी और उनको फिजिकली और मेंटली मजबूत करने की कोशिश हिटलर करता था। ठीक है जी, इस तरीके से आप देखते हैं कि हिटलर पूरे तौर पर जो हमारा जर्मनी रहा था उसमें बड़े तौर पर लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके दिमाग में जहर को घोल चुका था। फिर इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर बहुत से और ग्रुप भी हिटलर के द्वारा शुरू किए जाते हैं। क्या किया जाता है, जो 10 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, आप देखिए दोस्तों ये 10 साल के बच्चे हैं, है ना, इनको सैनिक बना दिया हिटलर ने। भाई कल्पना करो 10 साल के ये बच्चे, इनको सैनिक बना दिया और इनको लड़ने के लिए तैयार कर रहा था हिटलर। इनकी बच्चों का तो बचपन शुरू हुआ था और इन बच्चों को आप देखते हैं कि नफरत के जाल में हिटलर ने डाल दिया। और जो देश के अंदर 10 साल के आसपास के बच्चे होते थे ना, उनका एक ग्रुप बनाया हिटलर ने जिसे युंग फोक कहा जाता था। युंग फोक एक ग्रुप था जो 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे थे ना उनका हुआ करता था, जिसमें उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। उसी के साथ जो 14 साल की उम्र के बच्चे होते थे, आपकी आयु के आसपास के होंगे, जितने बड़े आप हैं ना उतनी आयु के बच्चे,
उनको लेकर क्या किया कि उनको जर्मनी के अंदर एक और ग्रुप बनाया जिसे नाज़ी युवक संगठन। 14 साल के बच्चे को युवक कह रहा है हिटलर, ये देखिए। तो जो 14 साल के आसपास के बच्चे थे, लड़के थे, उनको नाज़ी युवक संगठन, जिसे हिटलर क्या कहा जाता था दोस्तों, उसका भी सदस्य बना दिया जाता था। और इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत कठिन ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आप देखते हैं कि एक सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है ना, एक आर्मी के सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही ट्रेनिंग इन बच्चों को दी जाती थी। और जब ये 18 साल के हो जाते थे तो फिर इनको सेना में भर्ती किया जाता था और फिर इनको देश में लड़ने के लिए लेके जाया जाता था। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि देश के अंदर हिटलर ने अपना पूरा ताना बाना तैयार कर लिया था और युवाओं को इस तरीके से उसने क्या किया था, अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने आप को सर्वशक्तिशाली बताया, अपनी तरफ आज्ञाकारी बना दिया, वफादार बना दिया, अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी, बच्चों को छोटी छोटी उम्र में ही माँ बाप से अलग कर दिया, युंग फोक नामक ग्रुप बनाया और उसी के साथ 14 साल की उम्र के बच्चों को उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी और उनको फिर आर्मी में 18 साल की उम्र में उसने शामिल करना शुरू कर दिया। अच्छा, हिटलर जो था वो लड़कों के साथ तो ये कर रहा था, है ना। अब उसका महिलाओं के प्रति क्या रुचि थी, या फिर हिटलर और हिटलर की लोग थे, है ना, जो नाज़ी विचारधारा को मानते थे, वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, बच्चियों के बारे में हिटलर और हिटलर की पार्टी की क्या सोच रही थी, उसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं। भाई जी, हिटलर का मानना था जो लड़के हो ना वो लड़ाकू होने चाहिए, आक्रामक हो, वो अग्रेसिव होने चाहिए, उसमें मर्दानापन दिखना चाहिए और वो शेर दिल होने चाहिए, यानी कि शेर की तरह बहादुर हो, ऐसी शिक्षा हिटलर के द्वारा दी जाती थी। वहीं लड़कियों को ये बताया जाता था कि उनको एक अच्छी माता बनना है, कि लड़कियों का जीवन सिर्फ क्या है कि उन्हें भविष्य में सिर्फ एक अच्छी मम्मी बन के जीना है और उन्हें क्या करना है, उन्हें शुद्ध खून वाले, यानी कि उन्हें शुद्ध आर्यन बच्चों को पैदा करना है ना। तो आप देखते हैं कि हिटलर लड़कों को तैयार कर रहा है किस लिए, कि तुम बनोगे फिजिकली फिट, तुम बनोगे शेर की तरह बहादुर, तुम बनोगे आक्रामक। और जो बच्चियां हैं उनको छोटे छोटी उम्र में ही आप देखते थे कि खुद बच्चियां हैं और इनको ट्रेन किया जाता था क्या बच्चों के, इनको कैसे बच्चों को पालना है, कैसे इनको भविष्य में एक अच्छी मदर बनना है, इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी। और हिटलर अपनी नस्ल की शुद्धता को, हिटलर ये चाहता था कि उसके देश में उसकी शुद्धता बरकरार रहे, यानी कि जो जर्मन नाडिक आर्यंस है ना, इनके नंबर बढ़ते रहे, इनकी संख्या बढ़ती रहे। और ये जो अवांछित लोग हैं, अवांछित लोग का मतलब यहूदी लोग हैं, जिप्सी लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हों, इनके साथ कोई दूसरी लड़की संपर्क ना करे, यानी कि जो जर्मन लड़की है वो इन अवांछित लोगों से क्या रहे बच्चों, पूरे तौर पर अलग रहे। तो इसका ये मानना था कि मुझे एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन लोग जर्मन लोगों से शादी करेंगे, जर्मन नाडिक लोग, और अवांछित लोगों से पूरे तौर पर शादी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो औरतों को वो सिर्फ क्या मान रहा है दोस्तों, आप देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को ट्रेन कराया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही उनको ट्रेन किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को। उसी के साथ ये जो हिटलर था उसका ये मानना था कि जो कई औरतें थीं, है ना, अगर वो किसी अवांछित बच्चे को जन्म दे देती, मान लो कि कोई औरत है और उसने किसी ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया जो मानसिक तौर पर कमज़ोर है, जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर है, तो उस महिला को सज़ा मिलती थी, उस महिला को सज़ा दी जाती थी कि तुमने ऐसे बच्चे को पैदा क्यों किया, है ना। और अगर कोई औरत ऐसे बच्चे को पैदा कर देती जो फिट है ना, कि अगर कोई जर्मन औरत, जर्मन नाडिक औरत ऐसे बच्चे को पैदा कर देती जो पूरे तौर पर फिट है, तो उसको क्या दिया जाता था, हिटलर और हिटलर की पार्टी की तरफ से पुरस्कार दिया जाता था। और उनको अस्पताल में बहुत ज़्यादा आप देखते थे कि उनका ध्यान रखने के लिए नर्स होती थी, उनका अच्छे से अच्छा हिटलर के द्वारा इलाज कराया जाता था। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि उसने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी, है ना। अच्छा, आप देखते थे कि अगर कोई महिला है वो क्या करती थी कि एक ऐसे बच्चे को जन्म देती थी जो पूरे तौर पर स्वस्थ है और जो पूरे तौर पर फिट है, तो हिटलर क्या करता था, ऐसी महिलाओं को, ऐसी माताओं को दुकानों में छूट देता था, उस सिनेमा घरों में मूवीज देख सकती थी, वो फ्री में ट्रेन में ट्रैवल कर सकती थी। उसी के साथ आप देखते थे कि हिटलर ये कहता था महिलाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करना है, हमें अपनी संख्या को दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। और हिटलर ये कहता था कि अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बच्चों को पैदा करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें अलग अलग मेडल्स दूंगा। तमगो का मतलब कुछ इस तरीके से मेडल्स हिटलर के द्वारा दिए जाते थे कि भैया जी अगर कोई महिला है जिसने 4 बच्चों को पैदा किया तो उन्हें कांसे का मेडल यानी कि ब्रोंज मेडल दिया जाता था। जो 6 बच्चे पैदा करती थी महिला उसे चांदी का मेडल दिया जाता था। और जो 8 बच्चे पैदा कर देती थी हिटलर के यहाँ पर जर्मनी में, तो उसे सोने का मेडल आप देखते थे कि हिटलर दे रहा है। और इसके पीछे वजह यही है कि वो अपने देश में अपने लोगों की संख्या को बढ़ाना चाह रहा है। वो जो जर्मन नाडिक आर्यन है उनकी संख्या को बढ़वाना चाह रहा है ना। तो इसी वजह से आप देखते थे कि हिटलर ये करता था। बहुत बार आप देखते थे कि हर महिला तो ऐसा नहीं करेगी, तो अगर कोई आर्यन महिला, जर्मन नाडिक महिला ये कह दे कि भाई मुझे इतने बच्चे पैदा नहीं करने, और वो हिटलर की बातों को नहीं मानती थी, तो उनका सार्वजनिक तिरस्कार किया जाता, उनको अपमानित किया जाता, उनको बहुत परेशान किया जाता और उनको भी कड़ी सजा दी जाती। तो लोगों के पास भी कोई राह नहीं थी दोस्तों, उनको ना चाहते हुए भी डर की वजह से क्या करना पड़ता था, हिटलर के बनाए जो नियम थे, जो कानून थे, उनको मानना पड़ता था। ठीक है,
तो बच्चों को उसने किस तरीके से अपनी तरफ लिया, युवाओं को किस तरीके से लिया, सिलेबस में क्या बदलाव किया, महिलाओं को वो किस तरीके से रखता था और बच्चियों के बारे में उसकी क्या सोच थी वो हमने देखा। अब उसका जो प्रचार करने का तरीका था कि कैसे उसने अपनी इन सभी सोचों को लोगों तक पहुंचा दिया, है ना, यहां पर हम उसको डिस्कस करने की कोशिश आप सभी के साथ करेंगे। तो जो हिटलर के लोग थे या फिर आप देखते हैं कि जो नाज़ी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, उन लोगों ने मीडिया को अपनाया। क्या किया? मीडिया, उस समय रेडियो अखबार हुआ करते थे, उनका उन्होंने बड़े तौर पर क्या किया दोस्तों, प्रयोग करना शुरू किया। और ये लोग पता है क्या करते थे, ये जो हिटलर के लोग थे, या फिर आप देखते हैं कि जब रेडियो पे कोई न्यूज़ पढ़ी जाती थी, कोई शब्द बोला जाता था, तो ये लोग वहाँ पर हत्या यूज़ नहीं करते थे। यहूदियों के लिए आप देखते थे कि जब हिटलर बोल रहा है यहूदियों के बारे में या फिर हिटलर के मंत्री लोग बोल रहे हैं यहूदियों के बारे में, तो वो ये नहीं बोलते थे कि हत्या करो या फिर वो ये नहीं करते थे कि नरसंहार, इनको मार दो। वो इसके बदले नए नए शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे आप बोलते थे कि ये क्या है, संक्रमण मुक्ति, कि ये एक प्रकार की बीमारी है, इससे आज़ादी चाहिए, समझ जाओ, तैयार हो जाओ। उसी के साथ फाइनल सोल्यूशन, समाधान, कि हमें इनका फाइनल सोल्यूशन करना है, अंतिम समाधान। तो आप देखते हैं कि जर्मनी के जो लोग थे, है ना, उनको यहूदियों के प्रति आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था, नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था। खुले तौर पर नहीं बोल रहा कि इनको मारो, वरना तो सब लोग कहेंगे भाई मारने की बात कर रहा है। तो वो एक तरीके से नए शब्दों का प्रयोग करता था कि ये जो यहूदी लोग हैं ये संक्रमण की तरह हैं, इनका अंतिम समाधान, फाइनल सोल्यूशन कर दो, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इसके जरिए आप देखते हैं कि इन शब्दों का वो प्रयोग कर कर लोगों को हत्या के प्रति प्रोत्साहित करता था, जर्मनी के लोगों को, कि यहूदियों को मारो। और उसी के साथ साथ अपनी इस विचारधारा को फैलाने के लिए उसने फोटोज छापने शुरू कर दिए। तो ऐसे फोटोज को डालता जिसको देखकर यहूदी लोगों के प्रति नफरत बढ़ती। ऐसी फिल्मों को बनाया गया जिसमें यहूदियों के गलत चरित्र को दिखाया गया। रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम्स दिए जाते जिसमें यहूदियों को गलत बताया जाता, क्रिमिनल्स बताया जाता, और जर्मनी के लोगों में उनके प्रति गुस्सा भरा जाता। ऐसे नारों का प्रयोग किया गया। और इन सभी विचारधाराओं का प्रयोग करते करते आप देखते गए कि जो लोग थे वो क्या हो गए, जर्मनी के जो लोग थे उनमें यहूदियों के प्रति जो नफरत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और फिर आप देखते हैं कि यहूदियों के प्रति जो नफरत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और जर्मनी के लोग, हिटलर तो अटैक करता ही था, हिटलर के अंदर आप देखते हैं कि हिटलर की सेना तो कर ही रही थी, जो आम जर्मनी के निवासी थे, जर्मन नाडिक आर्यंस थे, उन लोगों ने भी यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। अब देश के अंदर सेना भी मार रही है और देश के जो लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, आप देखते हैं कि इन यहूदी लोगों को बड़े स्तर पर मार रहे थे। और इन यहूदियों के लिए क्या है दोस्तों, खुशहाली बना जीवन बड़े तौर पर आप देखते हैं कि बहुत ही असंभव हो गया। थे ये जर्मन ही, है ना, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि ये अलग समुदाय से थे, अलग धर्म से, तो इनके साथ बहुत ज़बरदस्त भेदभाव हो रहा था। और हिटलर ने पूरे तौर पर अपनी ये घिनौनी सोच पूरे के पूरे देश में फैला दी थी, है ना। अब ऐसे तो लोग होंगे नहीं जर्मनी में कि सभी लोग हिटलर की बातों को माने। भाई सबको समझ में तो आ रहा है कि जो यहूदी लोग हैं ये भी मनुष्य हैं, ये भी क्या है दोस्तों, मनुष्य हैं, इंसानी है, और रह तो ये इसी देश में रहे, है ना। बहुत से जो जर्मनी के लोग थे, जर्मन नाडिक आर्यंस थे, उनको समझ में आया कि हिटलर सही नहीं कर रहा, तो सभी लोगों ने हिटलर का साथ नहीं दिया, है ना। कुछ लोग थे जर्मनी के अंदर जिनको समझ में आया कि हिटलर जो कर रहा है वो गलत है, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। बहुत से जर्मनी के नाडिक आर्यन लोगों ने ही हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, तो जो ऐसा करते उनको हिटलर पकड़वा लेता और फिर उनको मरवा देता। दोस्तों, तो तुम अगर यहूदियों को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, इस तरीके से हिटलर कर रहा था, है ना। अगर हिटलर की बातों को नहीं मान रहे थे तो हिटलर ने अपने खिलाफ जाने वाले लोगों को बड़े स्तर पर मार दिया। और जर्मनी की जो आबादी थी आप देखते हैं कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक बन के रह गए। जो जर्मनी के लोग थे, जो एक बड़ी संख्या थी, वो सिर्फ मूक दर्शक बन के रह गए। जर्मनी 3 भागों में आपको बढ़ता हुआ दिख गया। एक तो हिटलर और हिटलर की पार्टी के लोग, जो क्या थे, जो यहूदियों को मारते थे। दूसरी तरफ यहूदी लोग जिन पर अटैक हो रहा था। और तीसरे वो थे जो नहीं चाहते थे कि इनके साथ ऐसा हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो उनको हिटलर मार देता। तो जो जर्मनी की अधिकतर जनसंख्या यहूदियों को मारना नहीं चाहती थी, तो वो, लेकिन आप देखते हैं वो उनको बचा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जो हिटलर था वो उनको मारना की बात कर रहा था कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे, मेरे खिलाफ आओगे तो मैं इनको मार दूंगा। इसी वजह से लोग डर के वजह से क्या कर रहे थे, हिटलर के विरुद्ध नहीं खड़े हो पा रहे। तो इतना खतरनाक माहौल हिटलर ने बना दिया था दोस्तों। बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ऐसी घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है महाध्वंस की, या फिर जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं होलोकास्ट। इसका मतलब है कि अब हिटलर ने लोगों के दिल में, लोगों के दिमागों में जहर भर दिया है। हिटलर ने और हिटलर की पार्टी ने जर्मनी के अंदर यहूदियों को एक तरीके से क्रिमिनल बता दिया, यहूदियों को एक प्रकार से बीमारी बता दिया, यहूदियों को जानवर बता दिया, और देश की हर समस्या का कारण यहूदियों को बता दिया। और देश के लोग नफरत कर रहे हैं, देश के बच्चे भी, देश की महिलाएं भी, और देश के बड़े लोग भी। अब हिटलर क्या करता है दोस्तों, यहूदियों के साथ, यहां पर इसको डिस्कस करते हैं।
तो हिटलर दोस्तों आप देखते हैं कि जब हिटलर अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेता है और उस प्राप्त करने के आखिरी सालों में यानी कि 1939 के बाद के जो वर्ष रहे थे उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हिटलर के लोग थे ना, इन्होंने अपने अत्याचारों को बड़े तौर पर बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो एक वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहे थे जर्मनी और हिटलर, बाहर भी लड़ रहे थे और देश के अंदर इन्होंने अलग तरीके से उत्पात मचाया हुआ था। तो हिटलर ने क्या कर दिया, जब इसके आखिरी कुछ समय बचे थे शासन के, तो हम देखते हैं कि उस समय इन लोगों ने यहूदी लोगों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया। आपके सामने असली चित्र है दोस्तों, कल्पना करो कि यार ये लोग जो हैं यहूदी हैं, जर्मनी में रहते हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, बस ये यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं, तो इनको क्रिमिनल्स के तरीके से इनके घरों से निकाल लिया जाता, जर्मन सेना के सामने इनको खड़ा किया जाता और फिर इनको मार दिया जाता। इनके साथ जो जीवन गुजारा जाता वो भी बड़ा खतरनाक होता था। बहुत सारे जो यहूदी लोग थे इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता, जो कैदी के कपड़े होते हैं वो इनको पहनवाए जाते और आप देखते हैं कि इनको सालों सालों तक वही कपड़े पहनने होते थे। 2 दिन में एक बार खाना मिलता था, पानी पीने को बहुत कम मिलता था। इन लोगों ने ना सिर्फ बड़े लोगों को जो यहूदी थे उनको रखा, उसी के साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी इन कंसंट्रेशन कैंप में रखा। तो शुरुआत में रखा, जब इनको संभालना मुश्किल होने लगा तो आप देखते हैं कि इनको फिर मारना शुरू कर दिया और बड़े ही दर्दनाक तरीके से आप देखते हैं कि इनको मारना शुरू किया। जो यहूदी लोग थे और जो हिटलर के खिलाफ जा रहे थे उनके सामने आप देखते हैं कि दोस्तों उनको बड़े तौर पर हिटलर ने मारना शुरू किया। अच्छा, दुनिया को ये पता ही नहीं था कि हिटलर ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिटलर कोई बाहर खबर जाने ही नहीं देता था, है ना। दुनिया के दूसरे देश जो थे उनको पता ही नहीं था कि जर्मनी में क्या हो रहा है, क्योंकि हिटलर बाहर की खबर जाने ही नहीं देता था। लेकिन आप देखते हैं कि जब 1945 में, जब 1945 में हिटलर हार गया, उसके बाद जब रूस की सेना या फिर अलग अलग देशों की सेना वहां पहुंची, तब दिखा अरे भैया इन्होंने क्या कर रखा है, कि इन्होंने यहूदियों के साथ क्या किया था, उसकी सारी जानकारियां मिलती हैं, है ना। क्योंकि हिटलर ने उस समय तो जाने नहीं दी थी, लेकिन जब हिटलर की मृत्यु हो जाती है साल 1945 में, उसके बाद हिटलर और हिटलर की ये जो भयावह तस्वीर दुनिया के सामने आती है। और ऐसे ही बहुत से यहूदी लोगों ने क्या किया था, अपनी जिंदगी के अनुभवों की बहुत सी डायरियां लिखी थी, बहुत सी नोटबुक लिखी थी। इन नोटबुकों को पढ़कर, इन डायरियों को पढ़कर लोगों को पता चलता है कि हिटलर ने किस तरीके का जीवन इन लोगों को दिया था, है ना। अब देखिए कि जब हिटलर हारने लगा था, हम देखते हैं कि जब हिटलर हारने लगा था और उसी के साथ दिखता है कि भैया जी जो रूस की सेना थी वो जर्मनी के अंदर पूरे तौर पर पहुंच गई थी, तो हिटलर ने क्या किया, सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। उसने क्या कर दिया दोस्तों, उन लोगों ने, जो हिटलर के साथी लोग थे ना, उन लोगों ने पेट्रोल डालकर जितनी भी फाइलें थी, सबूतों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर सबूतों को इन्होंने नष्ट किया, लेकिन कुछ सबूत बच गए और उन्हीं की वजह से हमें पता चला कि कितनी भयावह हालात इन लोगों ने किया थे, किनके लिए दोस्तों, यहूदी लोगों के लिए, है ना। तो अगर ये सबूत मिट जाते दोस्तों तो शायद हमें इनकी असलियत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो तो भला हो कि कुछ सबूत बच गए, कुछ डायरियां बच गई, कुछ फोटोज बच गए, वो लोग बच गए जिनके साथ ऐसा हुआ था और उन लोगों ने फिर बाहर आकर दुनिया को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा था। और उस घटना को समझने के बाद फिर दुनिया को पता चला कि वास्तविकता में हिटलर कितना क्रूर था और इसने कितनी क्रूरता को मचाया। तो ये जो लोग थे ना, इनको गैस चेम्बर में डाल देता और जहरीली गैस छोड़ देता और हज़ारों लोग एक साथ उसमें मर जाते। फिर इनकी लाशों को ना तो जलाता ना तो दफनाता, इनको ऐसे ही पड़ा रहने देता, खुला छोड़ देता, सड़ जाती वो, फिर जानवर उनको खाते और बड़े तरीके से उनका जीवन इस तरीके से निरस्त किया। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि ये लोग यहूदी थे। तो इतिहास हमें बताता है कि हमें किसी व्यक्ति से कभी भी नफरत नहीं करनी है, क्योंकि नफरत करने वाले का क्या अंजाम हुआ वो हमने देख लिया कि हिटलर खुद अपने आप को डर से मार लेता है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कि हिटलर क्या था, हिटलर की क्या सोच थी, हिटलर के लोगों ने कैसे अपने देश के अंदर, देश में जहर को फैला दिया, लोगों को एक तरीके से यहूदियों के प्रति घृणा करनी सिखा दी। अब अपनी आज की क्लास के जो हमारे क्विज के क्वेश्चन हैं उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि यहूदी जो थे उनके प्रति घृणा लाने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई गई थी, किनके द्वारा? आपसे पूछा जा रहा है कि यहूदियों के द्वारा कौन सी फिल्म, यहूदियों के प्रति नफरत बनाने के लिए हिटलर ने और हिटलर के लोगों ने कौन सी फिल्म बनाई थी? अंतिम समाधान, गुप्त कानून, द इंटरनल ज्यू या फिर द इविल ज्यू। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। आपको कमेंट में जल्दी से इसका आंसर लिख देना है दोस्तों कि वो कौन सी मूवी बनाई गई थी जिसके प्रति यहूदियों के दिल में, यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो जर्मनों के दिल में। अगला सवाल है कि युगफोंक क्या था? युगफोंक क्या है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट जर्मन सेवा, एक नाज़ी युवा संगठन, जर्मन युवाओं द्वारा खेला जाने वाला एक खेल या फिर एक जर्मन सांस्कृतिक संगठन। जो युंग फोक था दोस्तों, आपको दिखता है कि जर्मनी के जो युवा बच्चे थे उनका एक संगठन था जो 10 साल के आसपास के बच्चे थे, जिसमें उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। अगला सवाल देखते हैं,
पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कि जो यहूदी थे उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कि यहूदी जो थे दोस्तों, ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, ये मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन करते थे, उन्हें ज़मीन खरीदने के अधिकार से वंचित किया गया था। तो मुख्य तौर पर वो व्यापार करते थे और पैसे का लेन देन करते थे, यानी कि ब्याज पर पैसा दिया करते थे, इंटरेस्ट पर। और ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, जी हाँ ये हुआ करता था, और ज़मीन खरीदने के अधिकार से उनको वंचित रखा गया था। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। पूछा जा रहा है कि हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी। हिटलर ने ये क्यों कहा था कि जो जर्मन युवक होंगे, बच्चे होंगे, लड़के होंगे, उनको हमें आक्रामक खेल क्यों खिलाने हैं, इसके पीछे क्या वजह थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि बच्चों के अंदर ना हिंसा, गुस्सा भरा जाए, वो आक्रामक होने चाहिए, और इसी आक्रामकता के जरिए हम दूसरे देशों पर अटैक कर सकते हैं, और इसी वजह से वो बच्चों को बॉक्सिंग जैसे खेलों के प्रति प्रोत्साहित करता था। अगला सवाल है कि नाज़ी जर्मनी में निम्नलिखित लोगों को घटिया अथवा अवांछित माना गया। इनमें से वो कौन लोग थे जिनको हिटलर घटिया, बहुत ही तुच्छ मानता था, और अवांछित, कि इनको तो समाज में रहना ही नहीं देना चाहिए। आपको बताया कि जिप्सी तथा यहूदी, ये दोनों जो थे दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा घटिया माना जाता था जर्मन नाडिक आर्यंस के जरिए, हिटलर और हिटलर की पार्टी के द्वारा। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या के लिए हिटलर शासन द्वारा जिन गुप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो बताइए। कि हिटलर जो थे, जब लोगों को तैयार करते थे, लोगों को भड़काते थे कि भैया यहूदियों को मारना है, तो वो गुप्त शब्दों का प्रयोग करते थे, छुपे हुए शब्दों का प्रयोग करते थे, खुले खुले तौर पर नहीं कहते थे कि हत्या करनी है। तो वो कौन सा शब्द यूज करते थे, वो करते थे फाइनल सोल्यूशन, कि भाई इनका सोल्यूशन कर दो, फाइनल, इनको खत्म कर दो। इस शब्द को आप देखते हैं कि हिटलर और हिटलर के साथियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था यहूदियों के लिए। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहा जाता है। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया, जो हिटलर और हिटलर की पार्टी की विचारधारा थी, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग नाजीवाद या फिर नाज़ीवाद कहते हैं। जो हिटलर और हिटलर की पार्टी की सोच थी, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसी को हम लोग नाजीवाद या फिर नाज़ीवाद के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित की। कि जर्मनी में वो कौन सा अधिनियम आ जाता है जिसके तहत जर्मनी में क्या हो जाता है दोस्तों, तानाशाही को स्थापित कर दिया जाता है। 1933 में आप देखते हैं कि मई के महीने में वो कौन सा कानून लाकर जर्मनी को हिटलर कहता है कि अब देश को चलाने की सारी पावर, देश का सारा शासन मेरे पास होगा। वो एक विशेष कानून लाकर क्या करता है, विशेष अधिकार कानून, के देश को चलाने का सारा अधिकार अब मेरे पास होगा। वो क्या कर देता है, देश में तानाशाही को स्थापित करता है। तानाशाही का मतलब कि अब लोकतंत्र नहीं है, देश को सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस रहे थे वो समझे। आज हमने पढ़ा क्या है, हमारी आज की इस क्लास में हमने नस्लवादी सरकार की स्थापना कैसे हुई, यूटोपिया क्या है, कल्पना लोग जो हिटलर बना रहा था, हिटलर ने युवा बच्चों के दिमाग में कैसे जहर भरा, वो माताओं के बारे में क्या सोचता था और बच्चियों के बारे में उसकी क्या सोच थी, उसने प्रचार करने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाया, और महाध्वंस या फिर होलोकॉस्ट से क्या तात्पर्य है वो हमने आप सभी के सामने रखा। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो आज की क्लास रही ये काफ़ी फायदेमंद रही होगी। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 हमने बहुत ही डिटेल्ड तरीके के साथ आप सभी के साथ डिस्कस किया है। आशा करते हैं, और ये चैप्टर यहाँ पर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि कंप्लीट हुआ है ना। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी क्लास। उसी के साथ कॉमेंट करके ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना चाहते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।